हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे कि जो कोविड का नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उसके बारे में क्या कितना ख़तरनाक है और क्या उसके सिम्टम्स हैं और क्या एक चेंज है। पहला जो डेल्टा वेरिएंट था और जो अब राइट नाउ जो वेरिएंट है उसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या प्रिवेंशन है और क्या कुछ क्या वाकई में इससे डरने की आवश्यकता है कि ये उतना ज़्यादा खतरनाक है जितना हम लोग आजकल सुन रहे हैं लोगों से। और दोबारा से एक चीज़ चालू हो गई है मीडिया के लेवल पे, सोशल मीडिया पे कुछ लोगों के, कि वो एक फियर, एक पैनिक और एक कन्फ्यूजन दोबारा से स्टार्ट हो गया है। तो उससे बचने की ज़रूरत है, क्योंकि पहले जो कन्फ्यूजन था, जो कन्फ्लिक्ट था, जो एक इमरजेंसी क्राइसिस डेवलप हुआ, उससे बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तकलीफ़ हुई, फियर साइकोसिस हो गया, लोग बहुत ज़्यादा डर गए, लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया और उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। बहुत सारे लोगों की जान इसलिए नहीं गई कि उन्हें कोविड हो गया, बहुत सारे लोगों की जान इसलिए चली गई कि वो बहुत ज़्यादा घबरा गए, बहुत ज़्यादा फियर साइकोसिस डेवलप कर लिया उन्होंने, बहुत सारी मल्टीपल थेरेपी लगा ली, बहुत सारे मतलब इलाज कर लिए एक साथ, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि ऑक्सीजन का लेवल सडन डिप हो गया, ब्लड प्रेशर बहुत लो हो गया कुछ लोगों का, और उसका जो एंड रिजल्ट था उस कन्फ्यूजन का, उस कन्फ्लिक्ट का, उस फियर साइकोसिस का, ये हुआ कि कुछ लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो आज हम क्लियर कट ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो नया वेरिएंट है उसके सिम्टम्स और जो पहले जो डेल्टा वेरिएंट आया या पहले जो वेरिएंट आए उसमें क्या बेसिक अंतर है। देखो, आज बेसिक समझने वाली बात ये है कि जो डेल्टा वेरिएंट था उसमें हाई ग्रेड फीवर के साथ बहुत जल्दी से सेकेंड और थर्ड डेज बहुत सीरियस सिम्टम्स रिपोर्ट होते थे, जैसे लाइक जॉइंट पेन, हाई ग्रेड फीवर, हेडेक, कुछ लोगों को डायरिया डिसेंट्री भी आ रहा था, कुछ लोगों को स्मेल का इशू भी आ रहा था, और कुछ लोगों को देखा जा रहा था कि उनका जो ऑक्सीजन लेवल था वो काफ़ी डिप कर रहा था। लेकिन जो नया वेरिएंट है वो काफ़ी माइल्ड है, मतलब 1 से 2 दिन आपको बुखार आएगा और बुखार भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं आता है। उसके बाद स्टिकी थ्रॉट, सॉर थ्रॉट होगा, आपको थ्रॉट में कंजेशन होगा, खांसी आएगी। पहले ड्राई कफ बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब कुछ लोगों को प्रोडक्टिव कफ भी आ रहा है कि बलगम निकलता है या गले में थोड़ा सा कुछ गंदगी बलगम जम जाता है। तो इस तरह का फीवर 2 दिन के बाद माइट भी रिपोर्ट ना हो, जॉइंट पेन रिपोर्ट ना हो, लेकिन इसमें बैक पेन कुछ लोगों को रिपोर्ट हो रहा है। तो ये पहले जो सिम्टम्स थे उससे कुछ अलग सिम्टम्स हैं। इसको समझने के लिए, जब वो माइल्ड कफ एंड कोल्ड जिस तरीके से होता है या कोई दूसरे जो फ्लो आपको होते हैं उस तरीके से ही ये ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है इसके सिम्टम्स हैं। माइल्ड सिम्टम्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इससे बचने की आवश्यकता नहीं है, इससे खतरा नहीं है। कई बार ये देखा जाता है कि जब माइल्ड सिम्टम्स होते हैं तो हम केयरलेस हो जाते हैं, हम प्रॉपर रेस्ट नहीं करते, हम प्रॉपर लिक्विड डाइट नहीं लेते, हम प्रॉपरली अपना ध्यान नहीं रखते और बहुत जल्दी हम एक नॉर्मल शेड्यूल में आ जाते हैं। उससे कई बार देखा जाता है कि 7 डेज़ के बाद या 5 डेज़ के बाद दूसरे सिम्टम्स डेवलप होते हैं और वो हमें अचानक बहुत ज़्यादा सीरियसली बीमार कर देते हैं और कुछ सीरियस ट्रबल डेवलप कर देते हैं। तो 7 डेज़, 7 to 10 डेज़ आपको वही प्रोटोकॉल फॉलो करना है। फर्स्ट 2 डेज़ में आपको कुछ नहीं करना है, केवल पैरासीटामोल लीजिए, हल्का गर्म पानी पीजिए, सूप पीजिए और गार्गिल करिए और स्टीम इनहेलेशन आप करें, और सफिशेंट रेस्ट लें, हरी सब्जियां खाएं। जितना हल्का लाइट खाना खाएंगे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेंगे, उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अब थर्ड डे पे, पहले 2 डेज़ में कोई टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है, थर्ड डे में आप टेस्ट करा सकते हैं, लेकिन फर्स्ट डे से ही आप आइसोलेटेड हो जाइए, घर में ही क्वारंटाइन हो जाइए, थोड़ा सा अलग रखिए, क्लोथ्स एंड कॉमन चीज़ें शेयर मत करिए और टावल यूज़ मत करिए एक दूसरे का। और आप कफिंग के दौरान थोड़ा सा सावधानी बरतें, और जब लोगों से इंटरेक्ट करें या बाहर निकलें तो मास्क लगा के ही इंटरेक्ट करें। पॉसिबल है तो बाथरूम सेपरेट ले लें, यदि वो ना हो पाए तो बाथरूम को प्रॉपरली सैनिटाइज करें। थर्ड डे आप टेस्ट करा सकते हैं, यदि आपका टेस्ट पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, क्योंकि फॉल्स नेगेटिव और पॉजिटिव बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं, इसमें कोई एक्यूरेट टेस्टिंग नहीं है, लेकिन फिर भी टेस्ट हमें एक आइडिया ज़रूर देता है। जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो आपका 5 डेज़ के बाद होगा। चेस्ट एक्सरे की ज़रूरत पड़ सकती है या फिर सीआरपी क्वांटिटिव से भी एक आइडिया मिल सकता है। तो थर्ड डे के बाद वही गाइडलाइन रहेगी। यदि आपको कफिंग ज़्यादा होता है, थ्रोट में कंजेशन होता है, तो आप एंटीबायोटिक ऐड कर सकते हैं।
बेटर है कि जो क्लिनिकल रिसर्च सामने आई है उसमें एजिथ्रोमाइसिन या दूसरे एंटीबायोटिक का कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल नहीं पाया गया है। अमोक्सिसिलिन बहुत अच्छा काम करता है, तो अमोक्सिक्लेव या अगुमेंटिन आप 625 अलॉन्ग विद वाइजिलैक एक टैबलेट, दोनों में से एक एक टैबलेट सुबह शाम 3 से 5 दिन खा सकते हैं। एक एंटी एलर्जिक कोई आप ले सकते हैं रात में। यदि आपको बहुत ज़्यादा कफिंग है, बहुत ज़्यादा खांसी है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, तो आप मोन्टेल्यूकास प्लस लिवोसिट्राजिन यानी मोन्टेक एलसी टाइप ऑफ मेडिसिन रात को एक टैबलेट ले सकते हैं। एक कफ सिरप ब्रोंकोजेटिक्स 1 चम्मच 3 बार, एंड द स्टीम इनहेलेशन करेंगे। विटामिन सी एक डेली टैबलेट 15 दिन तक आप लेंगे, और कोई भी एक मल्टीविटामिन लाइक जिंक कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं 15 डेज़ के लिए। लेकिन मेक श्योर करें कि प्रॉपरली रेस्ट करें, और यदि आपको कोई सीरियस सिम्टम्स है लाइक हाई ग्रेड फीवर होता है, आपको चेस्ट में कंजेशन बना रहता है, आपको ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है, या फिर आपको डायरिया डिसेंट्री होता है, तो इमीडिएटली आप हॉस्पिटल रीच करें, अपने नियर बाय फिजिशियन को दिखाएं। बेटर ये है कि आप किसी भी कंसल्टिंग फिजिशियन के टच में रहें, एक डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन ले लें यदि विजिट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन डेली बेसिस आप अपने सिम्टम्स पे ध्यान रखें, प्लस आप टेम्परेचर चार्टिंग करें, और यदि आपको लगता है ज़्यादा वीकनेस है तो आपको ब्लड प्रेशर प्लस ऑक्सीजन मीटर से आप ऑक्सीजन लेवल प्लस आप अपना पल्स रेट भी चार्टिंग कर लेंगे। उससे आपको काफ़ी आसानी होगी समझने में कि आप रिकवर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रही है या नहीं आ रही है। लेकिन मेक श्योर करें 8 घंटे की नींद, 3 to 4 लीटर लिक्विड, और सॉफ्ट डाइट मतलब हरी सब्जी, खिचड़ी, दलिया, और आप चपाती खाएं, और आप नॉर्मल खाना जो भी आपके घर में अवेलेबल है वो आप लें। कोई आउटसाइड फूड या जंक फूड या अल्कोहल या स्मोकिंग या स्टीरॉयड लेने की कोई आवश्यकता नहीं है अननेसेसरी, क्योंकि स्टीरॉयड से आपकी इम्यूनिटी सप्रेस होगी, और स्टीरॉयड लेने से बाद में फिर बहुत बड़े नुकसान होते हैं, लाइक आपको ऑटो इम्यून डिसीज़ का खतरा डेवलप होगा, या फिर आपको गैस्ट्राइटिस या अल्सरेशन का भी एक खतरा डेवलप होता है, और स्टीरॉयड से कोई फ़ायदा नहीं होता है लॉन्ग टर्म। हो सकता है 1-2 दिन के लिए आपको अच्छा लगे, लेकिन कोई स्टीरॉयड का यदि चुनाव करना भी है तो डॉक्टर स्पेशलिस्ट करें, और आप प्रिस्क्राइब्ड स्टीरॉयड और प्रिस्क्राइब्ड डोज ही लें। बट स्टीरॉयड इज़ नॉट ए राइट ऑप्शन टू डील विद द कोविड इन्फेक्शंस या यूआरटीआई इन्फेक्शन। कुछ केसेस में स्टीरॉयड की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि आपकी सीवियरिटी क्या है, सिम्टम्स क्या हैं, और आपकी कंडीशंस क्या है, एज क्या है। प्लस मेक श्योर करें कि यदि आपको डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर या थायराइड है पहले से, तो उसकी दवाई रेगुलर रखें, उसको मैनेज रखें। आप इंटरनल हेल्थ पे को थोड़ा सा फोकस करें। प्रिवेंशन में यही है कि आप अच्छे से खाना खाएं, अच्छी नींद लें। आपकी यदि इंटरनल हेल्थ अच्छी है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, और आप एक हेल्दी इंसान हैं, तो आपको इन्फेक्शन का रिस्क बहुत कम है। वैक्सीनेशन नहीं, यदि अभी तक भी नहीं किया है आपने, तो वैक्सीनेशन करा लें, उससे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा आपको। लेकिन मेक श्योर करें कि आपकी अपनी जो इंटरनल इम्यूनिटी है, जो आपकी हेल्थ है, वो अच्छी रहे, तो फिर आपको खतरा 50% दूसरे लोगों से कम होगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।